नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज के ऊपर बात करेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर, जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत और इंटरनल सिक्योरिटी और जीएस पेपर 3 के अंतर्गत दोनों जगह ये कवर होगी। ये न्यूज ये है कि मणिपुर सरकार ने राज्य के पहाड़ी जिलों में अफस्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 को 6 महीने के लिए एक्सटेंड यानी बढ़ा दिया है। अक्सर आप देखते होंगे न्यूज में रहता है अफस्पा एक्ट। ये 26 सितंबर की एक अधिसूचना में बताया गया है। ये 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा, लागू हो जाएगा। नियम के प्रावधानों को 7 घाटी जिलों यानी 7 वैली ऑफ डिस्ट्रिक्ट में 19 पुलिस थानों की सीमाओं को छोड़कर संपूर्ण राज्य में लागू किया जाएगा। इस प्रकार यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, क्योंकि मार्च 2023 से 3 अधिसूचनाएं पारित की गई थी। वर्ष 1958 का कानून आर्मी यानी सेना और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को डिस्टर्ब एरिया यानी अशांत क्षेत्रों में तैनात किसी भी व्यक्ति को कानून का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार करने या उसको गोली मारने, बिना वारंट के किसी भी परिसर की तलाशी लेने एवं केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना उस पर अभियोजन और कानूनी मुकदमा चलाने का पूरा अधिकार दिया गया है। इस एक्ट के अंतर्गत राज्य और केंद्र दोनों अफस्पा के संबंध में अधिसूचना जारी कर सकते हैं। वर्तमान में गृह मंत्रालय केवल नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के लिए जो डिस्टर्ब एरिया यानी अशांत क्षेत्र हैं वहीं पे अधिसूचना जारी करता है, जबकि मणिपुर और असम के लिए अधिसूचना राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, अफस्पा एक्ट का उद्देश्य क्या है, क्यों लागू किया जाता है। किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने पर वहां पे लागू कर दिया जाता है, और इस कानून में कई सेक्शन हैं जिनके अंतर्गत कई प्रावधान किए गए हैं। और कई बार अफस्पा की आलोचना भी होती रही है कि ये कानून दशकों तक बना रहता है। और उदाहरण के रूप में बात करें तो मणिपुर में ये वर्ष 1959 में पहली बार लागू हुआ था और कश्मीर में वर्ष 1989 में। जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी ने भी इस पर अपनी रिपोर्ट दी थी। उन्होंने कहा था कि अफस्पा कानून को प्रत्येक 6 महीने में पुनर्समीक्षा किए जाए, और सेकेंड एआरसी ने अफस्पा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। लेकिन अब आवश्यकता है जो क्षेत्र अशांत है वहां पे लागू करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर, और ये इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि एडवर्स बेस इफेक्ट के कारण प्रतिकूल आधार प्रभाव जिसको बोलते हैं, उसके कारण अगस्त 2024 में 8 कोर इंडस्ट्री जो होती हैं उनका उत्पादन 1.8% घट गया है। ये चिंताजनक स्थिति है। अब बात करते चलें, क्योंकि यूपीएससी 2015-16 में और 2019 में भी क्वेश्चन पूछा था कि 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी आती हैं, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें शामिल होती हैं कोयला से लेकर के दूसरा कच्चा तेल, तीसरी है प्राकृतिक गैस, चौथा है आपका पेट्रोलियम रिफाइनरी, 5वां उर्वरक, 6वां सीमेंट, 7वां इस्पात, 8वां बिजली उत्पादन। ठीक है। फरवरी 2021 के बाद एवं 41 महीने के गैप के बाद समग्र स्तर पर प्रोडक्शन में संकुचन का यह पहला उदाहरण है। इस वर्ष जुलाई में प्रमुख उद्योगों में 6.1% की वृद्धि दर्ज की गई थी। पिछले वर्ष अगस्त में समग्र प्रोडक्शन में वृद्धि 13.4% थी। समीक्षाधीन महीने में 8 प्रमुख उद्योगों में 6 नकारात्मक क्षेत्र में रहे हैं, यानी 6 नेगेटिव जोन में थी इंडस्ट्री। अगस्त 2024 में सकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले केवल 2 क्षेत्र थे, 2 इंडस्ट्री सेक्टर थे, वो थे उर्वरक और दूसरा इस्पात। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर, और ये मिसलेनियस सेक्शन के अंतर्गत कवर होगी ये न्यूज ये है कि दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सोमवार को वर्ष 2022 के लिए सिनेमा के क्षेत्र में सरकार की सर्वोच्च मान्यता यानी हाईएस्ट रिकॉग्निशन इन द फील्ड ऑफ सिनेमा पुरस्कार दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। अक्टूबर को 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान उनको प्रदान किया जाएगा। भारतीय सिनेमा में फिल्म निर्माता दादा साहब फाल्के के योगदान को स्मरण करने के लिए वर्ष 1969 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इसको लाया गया था। फाल्के ने वर्ष 1913 में भारत की पहली लंबी फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया, जिसने दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योग की नींव रखी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 13 पर, और ये इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। न्यूज ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी सीएडी
पिछले वर्ष की समान अवधि के 8.9 अरब डॉलर यानी जीडीपी का 1% से मामूली रूप से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 9.7 अरब डॉलर जो कि जीडीपी का 1.1% हो गया है और वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 4.6 अरब डॉलर जो कि जीडीपी का 0.5% सरप्लस यानी अधिशेष रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट राष्ट्रीय आय अकाउंट में बचत निवेश अंतर यानी सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप को यह दर्शाता है। इस प्रकार विदेशी बचत का गठन करता है और ये इमर्जिंग इकोनॉमी के सामने चुनौती जो बाहरी भुगतान संतुलन के दीर्घकालिक परिणामों के बिना घरेलू विकास को बढ़ावा देने के लिए विदेशी बचत का लाभ उठाना है। हालांकि चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट अपने आप में जरूरी नहीं है कि उत्पादक क्षमता और इस प्रकार समग्र जीडीपी विकास को बढ़ावा ही दे। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये एनवायरनमेंट सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि यूरोपीय यूनियन के निगरानी संगठन कोपरनिकस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मानव जनित क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण वर्ष 2005 के बाद से महासागरों के गर्म होने की गति लगभग दोगुनी हो गई है और कोपरनिकस मरीन सर्विस के निष्कर्षों ने महासागरों पर ग्रह के गर्म होने का परिणाम को अंडरलाइन किया है, इसको रेखांकित किया है जो पृथ्वी की सतह के 70% भाग को कवर करते हैं और जलवायु की एक प्रमुख नियामक के रूप में कार्य करते हैं। वर्ष 1960 के दशक में ओशन वार्मिंग यानी महासागरों का गर्म होना लगातार बढ़ रहा है, लेकिन 2005 के बाद के वर्षों में इसमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। गर्म महासागर वैश्विक मौसम पैटर्न और वर्षा के स्थानों को प्रभावित करके स्टॉर्म यानी तूफान जैसा भारत में आता है चक्रवात जिसको बोलते हैं, वैसा अमेरिका के रीजन में उसको हरिकेन बोला जाता है और अन्य चरम मौसम यानी अदर एक्सट्रीम वेदर को बढ़ावा देते हैं। कोपरनिकस ने कहा कि इसकी रिपोर्ट में रिकॉर्ड तोड़ समुद्री तापमान, गहरे समुद्र तक फैली समुद्री गर्मी और अभूतपूर्व समुद्री बर्फ की हानि और महासागर में संग्रहित गर्मी के बढ़ते स्तर का विवरण दिया गया है और इसने कहा कि वर्ष 2023 में दुनिया के 20% से अधिक महासागरों में कम से कम एक गंभीर से और एक्सट्रीम समुद्री गर्मी और हीट वेव का अनुभव किया है और ऐसी घटनाएं जिनका समुद्री जीवन यानी मरीन लाइफ और फिशरीज पालन यानी मत्स्य पालन पर प्रभाव पड़ता है। तो ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी 2022-23 के लिए उद्योग के एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री यानी ASI से पता चला है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कर्मचारियों की कुल संख्या 2021-22 में 1.72 करोड़ से बढ़कर 7.5%, 2022-23 में 1.84 करोड़ हो गई है। पिछले 12 वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रोजगार में यह सबसे अधिक वृद्धि दर है। नवीनतम एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री आंकड़ों से पता चलता है कि फूड प्रोडक्ट यानी खाद्य उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्रियों में सबसे अधिक रोजगार दर्ज किया गया है। इसके बाद कपड़ा और बेसिक मेटल्स, पहनने वाले परिधान और मोटर वाहन, ट्रेलर और अर्ध ट्रेलर का स्थान रहा है। सर्वे के अनुसार फैक्ट्रियों की कुल संख्या 2021-22 में 2.49 लाख से बढ़कर 2022-23 में 2.53 लाख हो गई है, जो कोविड-19 महामारी के बाद पूर्ण रिकवरी स्टेज को चिन्हित करने वाला पहला वर्ष था। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये इन्वायरमेंट सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि बेंगलुरु स्थित नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज यानी IISc के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पाया कि भारतीय हाथी कई सहस्राब्दियों से उत्तर से दक्षिण की ओर पलायन कर रहे हैं और प्रत्येक दक्षिण की ओर पलायन के साथ उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी उत्तरोत्तर कम होती गई है। वर्ष 2017 में की गई अंतिम राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार भारत में 29,000 से अधिक हाथी हैं। हाथियों की 3 प्रजातियां हैं, अफ्रीकी सवाना जिनको बुश बोलते हैं और दूसरा अफ्रीकी वन और तीसरा एशियाई हाथी। आप तीनों की इमेज देख सकते हैं यहाँ पे। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था और ये डिफेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। देखिए, डिफेंस से जुड़ी हुई न्यूज है जो आए दिन एक्सरसाइज होते रहते हैं, उसको यूपीएससी उन पर लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 में मित्र शक्ति सैन्याभ्यास किन देशों के द्वारा होता है, ये क्वेश्चन पूछा था। अगर किसी स्टूडेंट को ये पता होता कि मित्र शक्ति सैन्याभ्यास श्रीलंका के साथ आयोजित होता है तो वो क्वेश्चन सही कर लेता। आइए बात करते हैं इस न्यूज के ऊपर।
ऊपर। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्याभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण आज सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड औली उत्तराखंड में शुरू हुआ। यह अभ्यास 30 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया जाना है। संयुक्त अभ्यास काजिंद 2024 वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता रहा है। संयुक्त अभ्यास का पिछला संस्करण 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक कजाकिस्तान के ओटार में आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा कहां पे किया गया, ओटार में। प्रमुख अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो प्रमुख उद्देश्यों में फिजिकल फिटनेस में सुधार करना, सामरिक अभ्यास को यानी रिफाइनिंग टैक्टिकल ड्रिल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना शामिल है। टैक्टिकल एक्सरसाइज में आतंकवादी कार्रवाइयों यानी टेररिस्ट एक्शंस का जवाब देना, संयुक्त कमांड पोस्ट की स्थापना, हेलीपैड सुरक्षित करना, ड्रोन का उपयोग करना शामिल है। और अभ्यास के उद्देश्यों में दोनों देशों के बीच अंतर संचालन, सौहार्द एवं रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना भी शामिल है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। आज की लास्ट न्यूज है हम लोगों की, इसको ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। ये भी डिफेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारतीय सेना ने आज नई दिल्ली में सरकार की प्रमुख पहल इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी आईडेक्स के माध्यम से 8वें खरीद अनुबंध पर कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि क्वांटम सिक्योर की क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोडक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एनसी राजा सुब्रमणी की उपस्थिति में QUNU लैब्स के साथ सिग्नेचर किए गए हैं। यह अनुबंध यानी यह कॉन्ट्रैक्ट एल्गोरिथम आधारित इंक्रिप्शन सिस्टम का स्थान लेगा, जिससे अधिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी और जनशक्ति प्रतिबद्धता का अनुकूलन भी होगा। आईडेक्स का उद्देश्य अनुसंधान और विकास संस्थानों, शिक्षाविदों, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्टार्टअप और व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल इनोवेशन सहित उद्योगों को शामिल करके रक्षा और एरोस्पेस में इनोवेशन को बढ़ावा देने और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक इकोसिस्टम को बनाना है। तो साथियों, आज के चोटी अंकों को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।